तो जैसे देखो हमारे बंडू भाई, आपको पता है उनके कुत्ते को वो शाम को घुमाने लेके गए और अभी कुत्ता घर लौटने को नहीं बोल, तो मतलब ट्रायंगल लेंथ के फॉर्म में हो सकता है या फोर्सेस के फॉर्म में हो सकता है। ये इससे दूर गया है तो ये कंपोनेंट छोटा हो जाए। टोटल फोर्स का मूवमेंट है किसी पॉइंट के अबाउट, उतना ही मूवमेंट प्लस आया, मतलब क्या क्लॉकवाइज, ये वाला ग्रीन वाला, उसका तो मूवमेंट क्या हो गया, जीरो। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, मूवमेंट लेना है किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट लेना है। अब बचा क्या, सिर्फ डिस्टेंसेस फाइंड करना। देखो मुझे बताओ क्या आएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से पास हो रहा है ना, तो ये वाला, तो उसका मूवमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा ना, आएगा F3, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पराग देसले एंड यू आर वाचिंग बोध निधि। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने मूवमेंट क्या होता है देखा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ कपल, उनका कंपैरिजन भी देखा, उसके ऊपर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स भी देखे। आज के लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स। मीन्स रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, एक फोर्स को दो हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं, इसके ऊपर पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिपेंड होने वाला है। इसलिए ये अगर लेक्चर नहीं समझा है, ये कंसेप्ट अगर नहीं पता है, तो पूरा मैकेनिक्स आपका तकलीफ देगा, ठीक है। और अगर इसको समझ गए आप, ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया, तो ऑलमोस्ट आपका मैकेनिक्स का 50% काम तो हो चुका है यहीं पे। इसी लेक्चर के बाद आप मैकेनिक्स का आधा काम आपका हो चुका है, उसके बाद सिर्फ उसको उसको यूज़ करना रहेगा अलग अलग जगह पे। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के लेक्चर को स्किप नहीं करना है, पूरा ठीक से देखना है, मैं बोलूँगा 2 बार देखना है, ठीक है। और उसको जिस तरह से, जिस मेथड से, जिस सीक्वेंस से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके ब्रेन को, उसको उसी तरह से प्रोग्राम करना है। आपको जो कुछ पता है बाजू में रखो, ठीक से सुनो, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या होता है, हम फोर्स को रिजोल्व करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कुछ हिस्सों में बांटते हैं। एक फोर्स है 500 न्यूटन, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो ये रिजोल्यूशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम रिजोल्यूशन मतलब एक फोर्स को 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ये एक फोर्स हो गया, तो उसको मैंने 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या है, फिर परपेंडिकुलर हो गए, तो ये पहला टाइप का रिजोल्यूशन हो गया। दूसरा है पैरेलल कंपोनेंट्स, मतलब ये एक फोर्स है मेरे पास, ये एक 50 न्यूटन फोर्स है, उसको मैंने 2 छोटे छोटे फोर्सेस में डिवाइड किया, लेकिन वो दोनों ओरिजिनल फोर्स को क्या है, पैरेलल है, तो ये पैरेलल रिजोल्यूशन हो गया। वैसे ही रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इन अ कपल फोर्स सिस्टम, इसको ठीक से देखेंगे, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बाद में समझाऊंगा मैं कैसे होता है। एंड देन ऑब्लिक कंपोनेंट्स, मतलब क्या, एक फोर्स ऑलरेडी मेरे पास है, उस फोर्स को मैं कुछ ऑब्लिक कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। अभी ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या है, कुछ एंगल बना रहे हैं 90 छोड़ के। यस, सच अ काइंड ऑफ रिजोल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक कंपोनेंट्स रिजोल्यूशन। तो आज का लेक्चर जो है 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के ऊपर होने वाला है, उसके साथ हम वेरिग्नॉन्स थ्योरम भी आज ही पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, एक फोर्स को 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। तो ऐसा क्यों करना भाई, एक फोर्स को 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे देखो हमारे बंडू भाई, आपको पता है उनके कुत्ते को वो शाम को घुमाने लेके गए और अभी कुत्ता घर लौटने को नहीं बोल रहा है, तो बंडू भाई उसको खींच रहे हैं, देख रहे हो। अब क्या होगा, ये स्ट्रिंग में कुछ टेंशन है जो कि बंडू भाई ने अप्लाई किया हुआ है, फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो ये इस दिशा में बंडू भाई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ही इज अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, टोटल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। अभी हमें ये ढूंढना है भाई कि इस फोर्स का कौन सा हिस्सा इस कुत्ते को घर को लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा हिस्सा इस कुत्ते को उठाने में रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन सा हिस्सा वेस्ट हो रहा है। इफ दिस फोर्स इज 400 न्यूटन, अब इस 400 न्यूटन में से कौन सा हिस्सा जो है, कितना फोर्स इसको घर जाने के लिए यूज हो रहा है और कितना हिस्सा इसको उठाने में यूज हो रहा है, ये अगर हमें फाइंड करना है तो उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हॉरिजॉन्टली मुझे कितना फोर्स लग रहा है जो कि उसको घर लेके जाने के लिए काम करेगा, और इसमें वर्टिकली कितना फोर्स लग रहा है जो कि इसको ऊपर उठाने में काम करेगा। ये अगर मुझे फाइंड करना है, ये इमेजिनरी है, ये दोनों कंपोनेंट्स क्या है, इमेजिनरी फोर्स है, ये कोई ओरिजिनल फोर्स नहीं है, हाइपोथेटिकल है। ओरिजिनल फोर्स कौन सा है, 400 न्यूटन है। उसके कंपोनेंट्स मतलब क्या, इमेजिनरी फोर्सेस, कि उनमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि 400 में से कितना हिस्सा यूजफुल है, कितना हिस्सा वेस्ट हो रहा है, ये मुझे फाइंड करना है। जैसे ये घोड़ा देखो, यहाँ पे बंधा हुआ है बंडू भाई का घोड़ा, वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहता है, वो तोड़ के भागना चाहता है, वो खींच रहा है इसको। वही केस है कि भाई इस घोड़े को अगर पीछे जाना है तो कितना फोर्स उसको पीछे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कितना फोर्स इस स्टैंड को उखाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अगर मुझे फाइंड करना है उस टेंशन में से, तो मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट इज द नीड ऑफ रिजोल्यूशन। हमें क्या करना होता है, एक फोर्स में से कुछ हिस्सा किस अलग काम के लिए यूज होता है, कुछ हिस्सा किस अलग काम के लिए यूज होता है, तो हमें फाइंड करना होता है कि कितना हिस्सा किधर जा रहा है, दैट इज रिजोल्यूशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, अभी आप देख पा रहे होगे इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, you may notice that here we find a right angle triangle like this. Can you see this?
देख रहे हो? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल इधर है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, वो हमें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी पहले राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री समझाता हूँ। तो क्या है भाई राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री? आपको सबको पता होगा, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है तो ठीक से सुनो। अब जिस सीक्वेंस में मैं बताऊंगा, इसको ठीक से प्रोग्राम कर लो, लाइफ टाइम के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हमेशा क्या होने वाला है, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल उधर होने वाला है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है भाई? 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। 3 एंगल कौन कौन से हो गए? ये एक 90 डिग्री हो गया, जो कि हमेशा पता रहेगा। दूसरा समझो θ1 है, और तीसरा समझो θ2 है। ये 3 एंगल हो गए, और 3 साइड्स है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है। अब इस θ1 θ2 में मुझे बताओ, कोई भी एक एंगल अगर पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाता है। पता है आपको? अगर ये 60 है समझो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 60 डिग्री, हाउ मच इज θ2? तीनों का एडिशन कितना होता है? 180। तो बच कितना गया? 180 माइनस 60 माइनस 90, मतलब ये कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। तो सिंपली क्या किया मैंने, 60 को 90 में से माइनस किया तो 30 मिल जाता है। तो मतलब ये एंगल मिल गया तो दूसरा एंगल मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। तो मतलब इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पता है तो दूसरा मुझे रेडीमेड पता होता है। करो एक्सरसाइज फटाफट, मुझे बताओ ये 90 है तो ये अगर 22 है तो उस साइड क्या रहेगा बताओ? 68। सही है। इस साइड पे 25 है तो इधर कितना रहेगा? 65। इस साइड पे 5 है तो उधर कितना रहेगा? 85। 32 है तो इधर कितना रहेगा? 58। ठीक है। 45 है तो इस साइड पे कितना रहेगा? 45। क्लियर? तो मतलब क्या, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल मुझे पता होना चाहिए, उसको नाम देता हूं मैं थीटा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं अभी, θ1 और θ2 में से एक ही एंगल चूज कर रहा हूं, क्योंकि दूसरा तो ऑलरेडी पता है ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा अभी, थीटा ये एंगल मुझे पता होना चाहिए, तो एक एंगल मैंने ले लिया। 90 तो हमेशा पता रहेगा, थीटा पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है, 3 साइड्स है, तो इसकी साइड्स जो है उनको नाम हम ABC नहीं देंगे। इनको नाम कैसे देना है, देखो जिस तरह से मैं समझा रहा हूं उसी तरह से प्रोग्राम करना है। इनमें देखना है थीटा के सामने वाली कौन है। जो एंगल हमने चूज किया, ये थीटा चूज किया तो ये सामने वाली होगी, ये थीटा चूज किया तो ये सामने वाली हो जाएगी। अब थीटा कौन सा चूज किया? ये वाला, इसके सामने वाली, तो इसको नाम दूंगा मैं सामने वाली। मेरे सामने वाली खिड़की वाली है नहीं, ये होगी सामने वाली। बाद में थीटा के साइड वाली, बाजू वाली, तो इसको नाम देंगे बाजू वाली। क्या नाम दिया इसको? बाजू वाली। और बचा कौन? ये सबसे बड़ी वाली है ना, सबसे लंबी है साइड, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इसको मैं नाम दूंगा सबसे लंबी वाली। इनको मैं इधर कॉपी कर लेता हूं। ठीक है। ये तीनों साइड्स मतलब कितनी चीजें हैं टोटल? एक है थीटा, दूसरा सामने वाली, तीसरी बाजू वाली, चौथी लंबी वाली। ये 4 चीजें हैं। चारों में से कोई भी 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर इस ट्रायंगल को पूरा सॉल्व करना है तो कम से कम पहले 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो बाकी की आप सब निकाल सकते हो। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके अगर 2 चीजें दी है तो बची हुई 2 चीजें निकालने के लिए हमारे पास 4 टूल्स है। कौन से? पहला है साइन। पहला टूल क्या है? साइन, सुना होगा आपने। दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, दोनों का रेशो, और चौथा है पाइथागोरस। अब ये 4 टूल्स को आपको दिमाग में फिक्स करवाना है अभी से। तो कॉस साइन टैन हम थीटा का लेते हैं, तो थीटा मतलब अगर ये चूज किया तो ये वाला ले लो, ये चूज किया तो ये वाला ले लो। मैंने अभी कौन सा लिया? इधर वाला लिया, तो साइन थीटा। जिस थीटा का मैं साइन लेने वाला हूं उसका डेफिनेशन है साइन का स याद रखने का, सामने वाली का स याद रखने का। अभी इसे फिक्स कर लो। साइन मतलब सामने वाला, तो आगे कौन आएगा? सामने वाली डिवाइड बाय लंबी वाली, सबसे लंबी वाली। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा रहेगा सबसे, तो ये डेफिनेशन क्या हो गया? तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सामने का स और लंबी का ल। ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा लिखना है, तो कॉस थीटा होता है हमेशा, डेफिनेशन है उसका कि बाजू वाली। कॉस थीटा मतलब कौन? बाजू वाली। ठीक है। कॉस थीटा मतलब कौन? बाजू वाली। तो बाजू वाली डिवाइड बाय सबसे लंबी वाली। हो गया। तो इन दोनों का इसको शॉर्ट में लिखूंगा, बाजू वाली डिवाइड बाय लंबी वाली। ठीक है। और इनका दोनों का रेशो साइन बाय कॉस कर दूंगा, तो ये लंबी वाली कैंसिल हो जाएगी, सामने वाली डिवाइड बाय बाजू वाली रहेगा याद। इसको भी याद करना है आपको। पाइथागोरस में क्या होता है हमें पता है, सबसे लंबी वाली उसका स्क्वायर। अभी समझो अगर मैं इसको नाम देता हूं, पाइथागोरस लिखने के लिए नोमेनक्लेचर बेटर रहेगा। तो इट इज एबीसी, तो व्हाट इज दैट? इट इज AC स्क्वायर इज हाउ मच? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो हमें पता ही होगा। तो अभी देखो इसको यूज कैसे करना है। हमेशा क्या होगा, हमारे पास 2 ही केसेस रहेंगे, 2 ही टाइप के ट्रायंगल्स रहेंगे। कैसा? थीटा तो कोई भी ट्रायंगल में रहेगा तो थीटा तो रहने वाला है। अब डिपेंड करता है ये जो साइड्स है ये क्या है, ये क्वांटिटी कौन सी है। मतलब अगर वो लेंथ है तो समझो वो ऐसा रहेगा, 6 मीटर लेंथ है, या 8 मीटर लेंथ है, या 10 मीटर लेंथ है। मतलब ये ट्रायंगल लेंथ का ट्रायंगल है, मीटर, सेंटीमीटर, mm। मतलब इसकी साइड्स क्या है? लेंथ के फॉर्म में है। क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ वाली है। वैसे ही ट्रायंगल हो सकता है, ये समझो है 300 न्यूटन, ये 400 न्यूटन, और ये समझो 500 न्यूटन। अब ये मुझे बताओ ये क्वांटिटीज क्या है? फोर्सेस है। तो मतलब ट्रायंगल
लेंथ के फॉर्म में हो सकता है या फोर्सेस के फॉर्म में हो सकता है। ये सब्जेक्ट अगर कंसिडर करेंगे तो इसमें ये दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका ट्रायंगल फोर्सेस के फॉर्म में रहेगा, ये तो आपका ट्रायंगल लेंथ के फॉर्म में रहेगा। कभी कभी वेलोसिटी के फॉर्म में भी रहता है, 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, तो वो वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। मतलब क्या, एक अगर साइड जिस क्वांटिटी की रहेगी उसी टाइप के सारे साइड्स की क्वांटिटी होनी चाहिए, तब हम इन दोनों टाइप के क्वांटिटीज के लिए ये रूल यूज कर सकते हैं। मतलब अगर ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए मैं साइन थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ मुझे। ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए साइन थीटा, साइन थीटा मतलब मतलब सामने वाला, थीटा का 6 मीटर, तो ऊपर मीटर आएगा, तो उसका हाइपोटेन्यूज 10 मीटर, तो मीटर बाय मीटर। इसके लिए मैं साइन थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा 300 डिवाइड बाय 500। नीचे वाले ट्रायंगल के लिए साइन थीटा क्या आएगा 300 डिवाइड बाय 500। यहाँ तक क्लियर है। मतलब क्या कि ट्रायंगल की साइड्स जो रहेंगी वो किसी एक टाइप की क्वांटिटी रहेगी। वो टाइप की कौन सी क्वांटिटीज हो सकती है, या तो वो लेंथ हो सकती है, यस, डिस्टेंस हो सकता है, या तो वो फोर्स हो सकता है, किलो न्यूटन में या न्यूटन में। ठीक है, तो इसी ये दो वेरिएशन आपको आने वाले हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल को फोर्सेस के फॉर्म में यूज करेंगे। देखो कैसे, अभी मैंने क्या किया है, एक ट्रायंगल लिया है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके 3 साइड्स जो है वो फोर्स, कुछ फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रही है। ये फोर्सेस क्या है उसका टेंशन मत लो, मुझे बताओ ये वाला फोर्स कौन सा है Fx, ये वाला फोर्स कौन सा है Fy, ये वाला कौन सा है टोटल F। तो मुझे बताओ साइन थीटा यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा क्या आएगा बताओ मुझे। साइन मतलब क्या, सामने वाली, तो सामने वाली यहाँ पे कौन है, थीटा के सामने वाली Fy। नीचे क्या होता है, सबसे लंबी वाली कौन है, टोटल F। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे यहाँ से बताओ Fy क्या आएगा, बताओ Fy कैसे निकालोगे, F इधर भेज दोगे तो F साइन थीटा। उसी तरह से मुझे बताओ अभी कॉस थीटा क्या लिखोगे, कॉस थीटा मतलब क्या, बाजू वाली, कॉस थीटा मतलब क्या, थीटा की बाजू वाली, एफ एक्स लंबे वाली, एफ एक्स बाजू वाली डिवाइड बाय लंबे वाली। यहां से मुझे बताओ एफ एक्स कैसे निकालोगे, एफ एक्स रहेगा एफ कॉस थीटा, तो ये हम हमेशा यूज करने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है। अभी हम इसको हम हर बार फोर्सेस के लिए इस तरह से यूज करेंगे, स सामने वाली और स का साइन, ये तो हमें याद ही है, ठीक है ना, उसी हिसाब से उसको यूज करना है। देखो अभी अब मैंने क्या किया, इधर एफ वाई निकाला, एफ वाई मतलब क्या, सामने वाली बाजू मुझे निकालनी है। तो क्या करना है भाई, सामने वाली बाजू जब भी निकालनी है तो लंबी वाली लो, उसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो, लंबी वाली लो उसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगी, सामने वाली मिल जाएगी। उसी तरह से बाजू वाली निकालनी है तो लंबी वाली लो, उसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, बाजू वाली निकालनी है तो उसको लंबी वाली लिया, कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, रहेगा याद। ये तो हो गया, हमने उसको मैथमेटिकली लिख दिया। अब इसको ग्राफिकली इसको थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ये हो गया हमारा लंबी वाली, सबसे लंबी वाली, ठीक है, मैंने इसको इधर निकाल लिया, हो गई। उसके बाद ये बाजू वाली कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो मैंने उसको इधर निकाल लिया, थीटा आ गया, ठीक है। कुछ फर्क पड़ा है क्या, दोनों के अंदर कितना एंगल है, थीटा ही अभी भी। अब मैं क्या करूंगा, ये सामने वाली साइड जो है उधर लिखने के बजाय, उधर ड्रॉ करने के अलावा, इधर दिख रहा है ना ये सामने वाली, ये सामने वाली साइड इधर इधर ड्रॉ करने के अलावा मैं उसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। मैथमेटिकली कुछ फर्क पड़ा है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब क्या, अगर मुझे एफ इधर है, मेरा एफ इधर है और मुझे थीटा पता है, तो ये साइड क्या आती है बताओ मुझे, अभी जो हमने सब समझा इसके हिसाब से, ये क्या है, बाजू वाली है। बाजू वाली क्या होती है, कॉस के फॉर्म में होती है, तो लंबे वाली ले लो, उसको कॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। समझ गए। उसी हिसाब से मुझे बताओ, ये मुझे पता है, एफ पता है, थीटा पता है, ये साइड मुझे निकालनी, क्या है ये बताओ, एफ, ये कौन है, ये इधर लिखी है मैंने, लेकिन है किधर, वो इधर है ना, तो ये सामने है ना, तो मतलब साइन होगी। तो थीटा को छोड़ के वो जो रहती है वो साइन रहती है, थीटा के नजदीक जो होता है वो कॉस होता है, थीटा के अपोजिट जो होता है वो साइन होता है, इधर है ना वो, ये और नो। तो ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, साइन थीटा, एफ क्या है, हाइपोटेन्यूस है, सबसे लंबा वाला है। तो हमें इस फॉर्म में इसको हमेशा यूज करेंगे जब भी फोर्सेस लगेंगे, और हम इस फॉर्म में यूज करेंगे जब भी हमें वो लेंथ के फॉर्म में यूज करना है, डिस्टेंस के फॉर्म में यूज करना है, तो इसको इस ट्रायंगल के फॉर्म में यूज करेंगे। जब भी फोर्सेस के फॉर्म में यूज करना है तो हम इसको इस तरह से यूज करेंगे। क्लियर है सबको, अभी इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे और हम रिजोल्यूशन क्या है वो देखते हैं अभी। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि भाई बंडू भाई जो है इसको खींच रहे हैं इस फोर्स से इस एंगल पे, तो कुछ एंगल बना रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल से, समझो वो एंगल, तो समझो वो थीटा मतलब क्या है 30 डिग्री है, 27 है, 27 डिग्री फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेट मी ड्रॉ वर्टिकल आल्सो। अब मुझे फाइंड करना है कि भाई इसमें से कौन सा फोर्स इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचने के लिए काम आ रहा है, कौन सा फोर्स इसको ऊपर उठाने के लिए काम आ रहा है। तो उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, फिर 400 न्यूटन फोर्स टोटल बंडू भाई लगा रहे। अब मुझे ट्रायंगल दिख रहा है क्या, इधर ट्रायंगल देखो कैसे बनता है, इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। हर बार आपको ये ट्रायंगल बनाना नहीं है, आपके माइंड में रहेगा कि इस तरह से ट्रायंगल बनता है। अब मुझे बताओ ये साइड क्या आएगा, ये थीटा के साइड में है ना, 27 के साइड में है, तो बाजू वाली होगी, तो बाजू वाली मतलब क्या, कॉस, तो ये 400 कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट बन गया 400 कॉस थीटा। अब मुझे बताओ ये कंपोनेंट क्या रहेगा, इसको मैं ऐसा हॉरिजॉन्टली दिखाता हूं, तो ये आएगा इतना कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या आएगा 400 साइन थीटा,
क्यों लिया साइन वाई? क्योंकि ये सामने वाला है, थीटा क्या है, सामने वाला है, मैं लिखने वाला इधर हूँ क्योंकि इधर अप्लाई हो रहा है वो, तो इसका कॉम्पोनेंट भी इधर ही अप्लाई होगा। फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन दिस पॉइंट, तो उसका कॉम्पोनेंट भी इधर ही आएगा। तो ये कितना आएगा, क्वांटिटी वाइज कितना आएगा, 400 साइन 27, 400 साइन 27। ये लग गया वर्टिकल डायरेक्शन में, 400 कॉस 27 लग गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। गॉट दिस? तो इस तरह से हमने क्या किया, उस 400 न्यूटन को डिवाइड किया दो फोर्सेस में, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, उसे ही बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ क्या किया मैंने। मेरे पास एक 400 न्यूटन फोर्स था, एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है वो, 27 डिग्री, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, ये अगर 27 है तो बाजू वाला है तो ये बनेगा 400 कॉस थीटा, कॉस 27। उसको परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट आएगा, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो गए, ये 400 साइन 27 बन जाएगा क्योंकि वो सामने वाला हो गया, 400 साइन। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, तो ये कुछ एग्जांपल्स में प्रैक्टिस के लिए लेता हूं। इसमें आपको क्या करना है, हर बार ये जब भी शुरू करोगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे हाथ में पेन होता ही है, उस पेन को जिस साइड से हम लिखते हैं उसको हम एरो को मैच करेंगे हमेशा, ये टेल बनेगा एरो का। तो देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसका मुझे रिजोल्यूशन करना है, 200 न्यूटन फोर्स का रिजोल्यूशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, पेन को इस तरह से रखूंगा, रखना है प्रैक्टिकली, रखना है आपके नोटबुक के ऊपर, और कौन से पॉइंट के ऊपर रोटेट करवाना है उसको देखो ठीक से। ये फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसके अबाउट रोटेट करूंगा, इस पॉइंट के अबाउट, इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब रोटेट कहां करवाना है, जिस जो एंगल दिया है, जो एंगल हमें पता है उस दोनों एक्सिस में से, ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, इनमें से कौन सा एंगल मुझे पता है, ये वाला पता है, तो इसको उसके दिशा में रोटेट करवाना है। इसको क्या करना है, उसके दिशा में इस तरह से रोटेट करवाना है। तो यहाँ पे जो एरो बनेगा, मैं 60 के बाजू में गया ना, तो बाजू वाली मतलब कॉस 200 कॉस 60, पेंसिल को इस तरह से रखा, इधर गया 200 कॉस 60। अब मैं बाजू में गया इसलिए कॉस लिया। अब मैं क्या करूंगा, अपोजिट जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 200 साइन 60। क्यों लिया साइन, क्योंकि इस साइड पे एंगल नहीं पता है, ये एंगल नहीं पता है, ये अगर एंगल पता होता तो ये एंगल कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 200 cos 30। आप कैलकुलेटर में करके देखो, 200 sin 60 विल बी एग्जैक्टली सेम एज 200 cos 30, करके देखो। तो इस तरह के या एंगल से यूज करो या ये एंगल से यूज करो, आंसर आपका वही आने वाला है। चलो आगे जाते हैं। अब आगे क्या करूंगा मैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखूंगा पहले, कहां पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसको क्या करूंगा, पेन का टेल मैच करूंगा, और एरो किधर है, इधर है। अब क्या करूंगा, थीटा के साइड में जाऊंगा, इस साइड गया तो ये क्या बनेगा, कॉस, तो 150 कॉस, एरो इधर जा रहा है, 150 कॉस 45। उसी तरह से देखो, इसको मैं क्या करूंगा, अभी अपोजिट लेके जाऊंगा, 45 के अपोजिट, तो साइन बनेगा, तो नीचे जा रहा है तो एरो नीचे आएगा, 150 साइन 45। अगर ये आपको लॉजिक समझ गया है, नोटबुक में इसको नोट करो, सारे आंसर क्वेश्चंस को, इस सारे क्वेश्चंस को, और खुद प्रैक्टिस करो। क्या करोगे, देखो अब कैसे करता हूँ। पेंसिल यहाँ पे रखा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो फोर्स। तो इसको क्या करूंगा मैं, अभी इस तरह से रखने के बाद थीटा के साइड में रोटेट करूंगा। कहाँ पे रोटेट करूंगा, थीटा के साइड में रोटेट करूंगा। कहाँ से रोटेट करवाना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। नीचे जा रहा है एरो, तो इसको नीचे लिखो, क्या बनेगा, ये थीटा के साइड में जाने की वजह से 100 cos 31। ये आपको यहाँ पे मैंने पेंसिल रखा, इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट किया, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचता नहीं है, समझता नहीं है डायरेक्शन कहाँ आएगा, इसलिए पेंसिल का ट्रिक बता रहा हूँ। इधर आएगा डायरेक्शन, पीछे आएगा, तो ये क्या आएगा, 100 साइन 31, 100 साइन 31 हो गया। सिमिलरली करो आगे। अभी यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे। अभी टिप है जो हमारा, आपका पेन का टिप जो है वहां पे रोटेट करवाना पड़ेगा। टेल को रोटेट करवा के फायदा नहीं है, क्योंकि टेल पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे है, आगे है। तो अभी मैं इसको कैसे रोटेट करूंगा बताओ, इस तरह से रोटेट करूंगा या इस तरह से रोटेट करूंगा, फर्क समझ रहे हो। तो इसको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि टिप के अबाउट रोटेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई कर रहा है फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया, तो कहाँ जा रहा है, वो सामने जा रहा है, आगे जा रहा है। तो ये क्या बनेगा, और 38 के नजदीक आ रहा हूँ तो कॉस बनेगा, 120 कॉस 38 हो गया। उसी तरह से ये वाला है, रोटेट कहाँ करूंगा, टिप के अबाउट रोटेट करूंगा, जहां पे अप्लाई करा, नीचे जा रहा है, देखो इसको नीचे ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या बनेगा, 120 साइन 38, 120 साइन 38 हो गया। इस तरह से इसको भी करो। अभी देखो ये अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, तो इसके अबाउट रोटेट कराओगे। पेंसिल को ऐसा रखा, थीटा के साइड में गया, तो ये बन गया एरो फॉरवर्ड, कॉस 29 आएगा। किसका कॉस 29, 500 का, 500 है ना टोटल फोर्स, 500 कॉस 29। यहाँ पे पेन रखा, कहाँ पे रोटेट करूंगा, इस तरह से रोटेट करूंगा अबाउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये फोर्स ऊपर जाएगा, तो ये 500, और मैं थीटा के अपोजिट गया तो साइन 29। आगे जाओ, ये क्या है, 250 किसके पास, कहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे रोटेट होगा,
टिप के अबाउट रोटेट होगा। कॉस के साइड में जाऊंगा तो 250 कॉस 73, एंगल कितना है 250 कॉस 73, ठीक है। उसके बाद इसको इधर जाऊंगा तो अपोजिट जा रहा हूं तो 250 साइन 73। आगे जाओ, अभी यहाँ पे इसको देखो, मतलब अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले ढूंढो, फिर वहां पे पेंसिल रखो। रोटेट कहाँ करवाना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे रोटेट करवाना है, तो इस तरह से जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 80 cos 21, थीटा के साइड में जाऊंगा वो कंपोनेंट कॉस रहेगा 80 cos 21। थीटा के अपोजिट जाऊंगा वो कंपोनेंट क्या रहेगा, थीटा के अपोजिट 80 sin 21। हो गया, आगे जाओ। देखो इधर, ये इधर झुका हुआ है ना, इधर मुड़ा हुआ है, तो ये कंपोनेंट बड़ा आएगा। ये इससे दूर गया है तो ये कंपोनेंट छोटा हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक भी यूज करो, वैल्यू भी उसकी छोटी आनी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे, कहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे। इसको कहाँ ये रोटेट करूंगा, यहाँ टिप पे रोटेट करूंगा, किस साइड में, थीटा के साइड में, तो ऊपर जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 50 cos 69। 50 को कहाँ पे रोटेट करूंगा, अपोजिट साइड रोटेट करूंगा, तो पीछे जा रहा है, तो ये क्या बनेगा 50 sin 69। तो आई होप आपने एक्सरसाइज खुद भी किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें हमेशा रिजॉल्व करना है। ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेगा, फिर से इसको रिवाइज करो। नहीं समझा है तो लेक्चर को अभी तक जो हुआ है वो एक बार फिर से रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ो। मैं फिर से बताता हूँ, ये नहीं समझा तो पूरा मैकेनिक्स नहीं जमेगा। अगर ये समझ गया तो मैकेनिक्स का आधा काम तो इधर ही हो गया। तो यहाँ तक आने के बाद हमें ये रिजोल्यूशन तो हमने कंप्लीट कर लिया है, हाउ टू रिजॉल्व द फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हमें देखेंगे वेरिंगटॉन्स थ्योरम क्या होता है। वेरिंगटॉन्स थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें लगने वाला है हमेशा हर न्यूमेरिकल में, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में लगता है। ये मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स देखा है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, उसके वो क्या बोलते हैं हम, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। तो अभी यहाँ पे एक सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है देखो, यहाँ पे कोई बंकर है समझो, इस बंकर के ये क्या है, वॉल्स है। उस वॉल के ऊपर एक डोर रखा हुआ है, दिख रहा है, वो जो डोर है इस तरह से खुल सकता है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये खुल सकता है। तो मतलब क्या, अगर 1000 न्यूटन फोर्स इसको लगाओगे तो ये उठ जाएगा, ये उठेगा, यहाँ पे कुछ हैंडल रहेगा तो इसको उठा सकते हैं हम। तो ये दिखा है इधर 1000 न्यूटन फोर्स इस डोर को परपेंडिकुलर लग रहा है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ओ, इस पॉइंट को क्या नाम देता हूं ओ। अब मुझे बताओ पॉइंट ओ के अबाउट इस 1000 न्यूटन फोर्स का कितना मूवमेंट आएगा। हमने मूवमेंट देखा है लास्ट लेक्चर में, नहीं देखा है लेक्चर तो रिवाइज करो फिर से। कितना मूवमेंट आएगा 1000 न्यूटन फोर्स का अबाउट पॉइंट ए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, 1000 न्यूटन इंटू 10 मीटर कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ द टोटल फोर्स, मोमेंट ऑफ द टोटल फोर्स अबाउट पॉइंट ओ कितना आएगा देखो, हाउ मच इज द फोर्स एफ, हाउ मच इज द डिस्टेंस लेट्स से एक्स, तो कितना बनेगा 1000, ये फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10 मीटर हो गया, तो कितना बन गया 10,000, ठीक है। क्या आएगा यूनिट, न्यूटन मीटर, ये सा यूनिट कौन सा डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। हमने वेरिंगटॉन्स थ्योरम पढ़ना नहीं है, ऊपर मत पढ़ो, पहले मेरा सुन लो। अब यहाँ तक आ गए, अब मैं क्या करूंगा, इस 1000 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। कर सकते हो क्या, देखो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें चाहिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट हमें चाहिए। उसके लिए क्या लगेगा आपको एंगल चाहिए, चलो मैं दे देता हूँ एंगल। तो एंगल मैंने दे दिया 36.87, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है। अब मुझे बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आएगा थीटा के साइड में ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ पे, यहाँ पे, तो पेंसिल लेंगे यहाँ पे रखेंगे, किसके अबाउट रोटेट करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अबाउट, इस तरह से कहा जा रहा है पीछे जा रहा है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। कितना आएगा बताओ, ये 1000 कॉस ना, थीटा के साइड में आ रहा हो, कॉस 36.87, 1000 कॉस, ठीक है। सिमिलरली मुझे बताओ इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, यह आएगा, क्या किया मैंने, यहाँ पे पेंसिल रखा, इसको ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, कितना वैल्यू आएगा बताओ, 1000 साइन 36.87, क्या आएगा वैल्यू 1000, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दोनों फोर्सेस का मैं मूवमेंट लेता हूँ, क्या करता हूँ, ये जो मैंने रिजॉल्व किए हुए फोर्सेस है, अब मेरा ओरिजिनल फोर्स नहीं है इधर, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया दो फोर्सेस से, यस, सेम इफेक्ट आना चाहिए, वही चेक करना है हमें। तो क्या करूंगा अब हमें, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है 1000 cos 36.87, इसका मूवमेंट लूंगा अबाउट पॉइंट ओ। क्या प्रोसेस है मूवमेंट लेने का बताओ, लाइन ऑफ एक्शन डालो, लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया फोर्स का, उसको परपेंडिकुलर डालो, कितना आएगा 8, पॉइंट ऑफ रोटेशन से उसको परपेंडिकुलर डाला, कितना आया 8, सो 1000 cos 36.87 इंटू 8, ये मूवमेंट हो गया किसका 1000 cos 36.87 इंटू 8, कौन सी डायरेक्शन में ये मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स है, तो क्या हो रहा है देखो इस तरह से जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेने वाले हैं तो मैंने प्लस ले लिया, ठीक है। इसी तरह से अभी देखो यहाँ पे रखता हूं मैं, ये वाला फोर्स है अभी 1000 साइन 36.87, ये क्या है वर्टिकल है, तो इसको लाइन ऑफ, ये हो गया उसका लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन, उसका परपेंडिकुलर क्या हो गया ये वाला, ये कितना डिस्टेंस है 6 मीटर, तो 1000 साइन 36.87 इंटू 6 मीटर प्लस 1000 साइन 36.87
इंटू 6 मीटर। ये कौन सा हो गया देखो, इस पॉइंट पे रोटेट करो इस तरह से, तो क्या है क्लॉकवाइज है, तो मतलब दोनों क्लॉकवाइज है तो दोनों का एडिशन कर लिया। इसकी फाइंड करो टोटल कितनी आती है, डू इट विथ कैलसी। एग्जैक्टली 10,000 आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज दिस, क्या फाइंड किया हमने, ये हमने समेशन फाइंड किया। किसका फाइंड किया, समेशन, मूवमेंट्स का समेशन फाइंड किया। किसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट ही फाइंड किया। लेकिन ये किसका मूवमेंट है, उसके कंपोनेंट्स का मूवमेंट है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आई, 10,000 ही आई। कैन यू सी दिस, मतलब जितना टोटल फोर्स का मूवमेंट है किसी पॉइंट के अबाउट, उतना ही मूवमेंट उसके कंपोनेंट्स का है, अगर समेशन लूंगा तो वही आता है वैल्यू। एंड दिस इज सेड बाय व्हाट, वेरिग्नास। वेरिग्नास क्या बोलता है फिर, द स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स मतलब क्या, मोमेंट ऑफ ए गिवन फोर्स अबाउट एनी पॉइंट O, right, about any point is equal to the sum of, is equal to what, sum of किसका सम है भाई, of the movements किसके मूवमेंट, of the components का मूवमेंट का समेशन, किसके about the same point O, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। so that is said by Varigno's theorem. What is Varigno's theorem, movement of a force about any point O is equal to same as summation of movement of all the components about the same point. This is said by Varignos, जो हमने immediately देख भी लिया। तो ये हमें यूज करना पड़ेगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस Varignos theorem एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। क्या बोल रहा है देखो, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ 600 न्यूटन फोर्स। 600 न्यूटन फोर्स का मूवमेंट निकालना है, कहाँ पे 600 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे इसका मूवमेंट निकालना है। अबाउट कहाँ पे, अबाउट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ किधर है, इधर है। डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करो, वीडियो को पॉज करो, डायग्राम खुद अपने नोटबुक में निकालो एंड देन मेरे साथ कंटिन्यू करो। हो गया, आप क्या ऑब्जर्व किया आपने, देखो 600 न्यूटन फोर्स का हमें क्या चाहिए, पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहली कोशिश क्या करेंगे, पहली कोशिश करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने की। उसको क्या करना पड़ता है, लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना पड़ता है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया, यस, उस लाइन ऑफ एक्शन को क्या करना पड़ता है, पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डालना पड़ता है। यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस मुझे मिल रहा है क्या, ये पहली कोशिश करूंगा फाइंड करने की। ये डिस्टेंस अगर मिलता है तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 600, डायरेक्ट मूवमेंट आ जाएगा। ये पहला अटेम्प्ट हो गया, वो इधर नहीं हो रहा है। देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इसके लिए जाना पड़ेगा फिर वेरिग्नॉस थ्योरम के पास। तो वेरिग्नॉस थ्योरम क्या बोलता है, ये तो नहीं हो सकता भाई, जो मैंने बताया अभी करके दिखा, ये नहीं हो सकता। अब हमें जाना पड़ेगा वेरिग्नॉस थ्योरम के पास। वेरिग्नॉस थ्योरम में क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे कंपोनेंट्स में। 600 को डिवाइड कर दो दो कंपोनेंट्स में। कौन से दो कंपोनेंट्स चूज करोगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो। बताओ क्या करोगे, पेंसिल को क्या करोगे, 600 न्यूटन पे रखोगे। पेंसिल को क्या किया, 600 न्यूटन पे रखा। पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ पे आएगा बताओ, जहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको यहाँ पे रोटेट करूंगा। किधर जा रहा है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने उसका कंपोनेंट लिख लिया। क्या आएगा ये कंपोनेंट बताओ, 640 के नजदीक जा रहा हूँ तो cos 40 हो गया। सिमिलरली उसका वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढो, क्या है, इधर जाएगा ना नीचे, क्योंकि मैं इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अबाउट रोटेट करूंगा, तो नीचे जा रहा है। देखो पॉइंटर किधर है, नीचे, तो इसका ये दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली नीचे जाएगा। क्या वैल्यू आएगी इसकी, 640 डिग्री के अपोजिट जा रहा हूँ, तो 600 साइन 40 हो गया। क्लियर है, दो कंपोनेंट्स मिल चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस दो कंपोनेंट का मूवमेंट लूंगा। हमारे पास वेरिग्नॉस थ्योरम है। वेरिग्नॉस थ्योरम क्या बोलता है, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट ओ, अबाउट ओ के वास्ते से निकालना है हमें, इज सेम एज समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, समेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स अबाउट द सेम पॉइंट ओ। तो हमें ये निकालना है, ये पूछा है हमको, ठीक है ना, ये पूछा है। उसके लिए ये तो डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, तो हमें कंपोनेंट्स का मूवमेंट का समेशन लेना पड़ेगा। तो पहला फोर्स का कंपोनेंट कौन सा है, समेशन ले लो। पहला फोर्स कौन सा है भाई बताओ, 600 cos 40, 600 cos 40, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा, ठीक है, ढूंढेंगे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा, उसके लिए जगह छोड़ देता हूं मैं। और दूसरा कंपोनेंट कौन है भाई, 600 sin 40, 600 sin 40, ये दूसरा कंपोनेंट, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा, उसके लिए मैंने जगह छोड़ दिया। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। समेशन मतलब क्या होता है, एडिशन विथ साइन कन्वेंशन। व्हाट इज समेशन, इट इज एडिशन विथ साइन कन्वेंशन, मतलब प्लस माइनस डिसाइड करके एडिशन करने का। पहला ब्रैकेट देखो, पहला ब्रैकेट क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का मूवमेंट लेना है। किसके अबाउट लेना है, ओ के अबाउट। ओ को फिक्स करो और इसको इस दिशा में जा रहा है ना वो, तो इस ऐसा रोटेट करो। क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो इस ब्रैकेट को मैंने आगे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, हो गया। दूसरा देखो 600 sin 40 वर्टिकल है, ओ को फिक्स करो, क्या कर रहा है वो, नीचे जा रहा है, तो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो उसको भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब क्या चाहिए मुझे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है भाई, 600 cos 40 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 600 cos 40 के लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है
600 cos 40 की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। किसके पॉइंट के अबाउट लेना है, ओ के अबाउट लेना है, वहां से परपेंडिकुलर डालो, ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो ये हो गया 4 मीटर, बात खत्म। उसके बाद 600 साइन 40, 600 साइन 40 किधर है भाई, ये वाला वर्टिकल, उसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये वाला लाइन ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ रोटेशन किधर है, ओ, वहां से परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये डिस्टेंस लगेगा ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ठीक है। अब इसका क्या करना है, समेशन करना है, कैलकुलेटर ले लो हाथ में, खुद करना है, जब तक आप खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। 600 आंसर प्लस आया कि माइनस आया, आंसर प्लस आया, कितना आया देखो 2609.85 न्यूटन मीटर, प्लस आया मतलब क्या, क्लॉकवाइज, अगर निगेटिव आता तो एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज योर आंसर। यस, दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट फोर्स का मूवमेंट हम नहीं निकाल पाए क्योंकि उसका डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, तो हमने उसको रिजॉल्व कर लिया एंड देन उसके मूवमेंट लिया एंड देन उसका समेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ एक्सरसाइजर बिगिंस विथ हिज आर्म इन द रिलैक्स्ड वर्टिकल पोजिशन, ऐसा वर्टिकल रिलैक्स पोजिशन है, एक्सरसाइजर इस तरह से खड़ा है, उसके हाथ में स्ट्रिंग है, अब वो उसको इस तरह से उठाने वाला है। देखो मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है, मेरे पाँव के नीचे मैंने उसको दबा के रखा है, वो रबर बैंड है, तो वो रबर बैंड मैं स्ट्रेच करूंगा तो वो रबर में क्या आएगा, टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो वही बोला है, पहले कहाँ पे था, वो ओ ए पे था, रिलैक्स पोजिशन में आर्म ऐसा रहेगा, बाद में उसको स्ट्रेच करेगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एक्सरसाइजर बिगिंस विथ आर्म, उसका हाथ जो है रिलैक्स्ड वर्टिकल पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में ओए ओए, एंड देन रोटेट्स हिज आर्म, उसका आर्म क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ओबी, ओबी में वो आर्म को लेके जा रहा है। द टेंशन इन द बैंड एट दिस पोजीशन इज 46.47, मतलब ये जो पिंक वाला बैंड है इसमें कितना फोर्स है। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पॉज करना है, डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को खुद रीड करना है, फिर प्ले करके मेरे साथ इसको देखना है। हो गया पढ़ के, क्या है देखो अभी, अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट पे ये हाथ के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, ये टेंशन आ रहा है, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो आ रहा है, उस टेंशन का ओ के अबाउट मूवमेंट लेना है, कितना मूवमेंट आएगा। तो ये टेंशन का डायरेक्शन हो गया लाइन ऑफ एक्शन, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये डिस्टेंस पता है क्या, ये वाला डायरेक्ट नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिंगटन्स थ्योरम यूज करना पड़ेगा। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इस लाइन का एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, जैसे मैंने बताया था, ट्रायंगल हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, फोर्स वाले क्वांटिटीज के लिए यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, या डिस्टेंस वाले क्वांटिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। अब पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस वाले क्वांटिटीज के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करो। कौन सा ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल सी ओ बी, ट्रायंगल सी ओ बी फाइंड करो, क्या है, क्या आएगा, इसको अगर थीटा नाम देता हूं, तो इस ट्रायंगल में से कोई भी दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो देखो कौन सी, ये वाली तो पता है 635, दूसरी कौन सी, ये वाली ढूंढ सकते हैं क्या, देखो ट्राई करो, ये डिस्टेंस कितना है 740 है, तो ए ओ डिस्टेंस चाहिए, कितना आएगा ए ओ, देख रहे हो यही है ना, वो हाथ जब वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा तो उतना रेडियस रहेगा ना उसका, तो ये 635 इधर रहेगा, 635 प्लस 740 तो कितना आता है देखो, मतलब 1375, ठीक है mm। तो अब मुझे बताओ थीटा कैसे निकलेगा, ये सामने वाली ये बाजू वाली दोनों किधर आते हैं, tan के डेफिनेशन में आते हैं, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1375 डिवाइड बाय 635, क्या आया 65.21 हो गया। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके क्या किया मैंने, फोर्स का एंगल ढूंढ के लिया। अब देखो क्या करना है, हमें फोर्स का मूवमेंट निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट। अभी पॉइंट ओ किधर है, ये हो गया आपका पॉइंट ओ, ये हाथ का डिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट बी के अबाउट कौन, यहाँ पे कौन है, स्ट्रिंग है जो कि फोर्स लगा रही है, ये आपकी स्ट्रिंग है, कितना फोर्स लगा रही है, हाउ मच इज द फोर्स, 46.47, ये फोर्स कौन लगा रहा है, रबर बैंड लगा रहा है हाथ के ऊपर। अब पूछा है कि पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट हमें इस फोर्स का मूवमेंट लेना है, तो पहला काम क्या करेंगे, पहली कोशिश करेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये डिस्टेंस मिल जाता है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इंटू 46.47 आंसर आ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, ये डिस्टेंस नहीं निकलेगा वहाँ पे। अब ठीक से देखो, वो डिस्टेंस कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है जिसका कुछ चीज़ मुझे पता है, तो ये मेथड तो नहीं करेगा, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, वेरिंगटन्स थ्योरम के पास जाना पड़ेगा। तो वेरिंगटन्स थ्योरम क्या बोलता है, फोर्स को डिवाइड करो दो कंपोनेंट्स में, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ। अब मुझे बताओ एंगल कौन सा पता है, मुझे ये वाला पता है, कितना है 65.21, तो क्या करूंगा, पेंसिल को या पेन को इसके ऊपर रखूंगा, कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पॉइंट बी पे अप्लाई हो रहा है, तो पेंसिल को बी के अबाउट रोटेट करूंगा, इस दिशा में जाएगा, तो एक कंपोनेंट आ गया ये वाला, कितना है वो 46.47 का एक कंपोनेंट है, 46.47 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस वाला,
उसके नजदीक जा रहा हूँ ना थीटा के, ये कंपोनेंट हो गया कॉस वाला। उसी तरह से उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? पेंसिल रखूंगा, वर्टिकल नीचे जाऊंगा ना तो वर्टिकल ये वाला आएगा। क्या आएगा? 46.47, 65 के अपोजिट जा रहा हूँ तो साइन आएगा 46.47 साइन ऑफ 65.21, ये हो गया फोर्स। अब क्या लगेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब मुझे देखो पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो ये फोर्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने ढूंढा वो तो पॉइंट ओ में से ही पास हो रहा है, तो उसका मूवमेंट तो वैसे भी जीरो हो गया। बचा कौन? वर्टिकल। पता है ना हमको फोर्स अगर पॉइंट ओ से पास हो रहा है मतलब वहां पे वो रोटेशन क्रिएट ही नहीं कर पाएगा ना। ये आर्म को रोटेट कैसे कर पाएगा? ये कंपोनेंट आर्म को कौन रोटेट कर पाएगा? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस आर्म को रोटेट कर पाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट ये वाला देगा, ये वाला जीरो रहेगा। हमने स्पैनर का एग्जांपल देखा था लेक्चर में, पहले लेक्चर, पिछले लेक्चर में मूवमेंट जब पढ़ाया मैंने। स्पैनर को मैं इस तरह से ढकेलूंगा तो रोटेट नहीं होगा, उसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको अगर ढकेलूंगा तो मूवमेंट क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट का मूवमेंट क्या हो गया? जीरो। कौन बचा? ये वाला। तो इसका मूवमेंट जो आएगा वही 46 का मूवमेंट आने वाला है। तो इसका मूवमेंट कितना आएगा? दिस लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये बीओ डिस्टेंस चाहिए। बीओ डिस्टेंस दिया है क्या? दिया है। कितना है? 0.635 मीटर। तो मूवमेंट ऑफ वैरिनॉस थ्योरम लिखो पहले। कैसे लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स अबाउट द सेम पॉइंट। सही है, इज इक्वल टू पहला कंपोनेंट कौन है? ये वाला ग्रीन वाला, उसका तो मूवमेंट क्या हो गया? जीरो। दूसरा कंपोनेंट देखो, दूसरा कंपोनेंट कौन है? 46.47 साइन 65.21 इनटू डिस्टेंस कितना आएगा परपेंडिकुलर बताओ? ये वाला, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस 0.635। काम हो गया क्या? नहीं, इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। कौन सा डायरेक्शन है? देखो पॉइंट बी के अबाउट ये क्या कर रहा है? नीचे ना, नीचे वाला कंपोनेंट। तो क्या कर रहा है? कौन सी डायरेक्शन है ये बताओ? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? इस दिशा में ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आएगा। तो ये मैंने जो प्लस लिया था इसको माइनस करना पड़ेगा, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका माइनस आएगा। समेशन कितना आएगा? ये माइनस आएगा। करो कितना आता है? 26.79 न्यूटन मीटर। मीटर में डाला ना मैंने डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर आंसर आएगा। कौन सा आएगा? माइनस है मतलब कौन सा है? एंटी क्लॉक वाइज। हो गया माइनस का काम। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। सो बहुत आसान था, दिखता डिफिकल्ट है लेकिन है आसान। लेट अस सी दिस नेक्स्ट। क्या है देखो, क्वेश्चन को पॉज करो, खुद क्वेश्चन लिखो अपने नोटबुक में। नोटबुक कैलकुलेटर आपका होना चाहिए, मैंने कल के लेक्चर में बताया था। खुद रीड करने के बाद, खुद उसको एनालाइज करने के बाद मेरा सुनो। 30 न्यूटन फोर्स पी, क्या बोला देखो? 30 न्यूटन फोर्स पी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द पोर्शन बीसी। बीसी को क्या है? परपेंडिकुलर है 30 न्यूटन। डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ पी अबाउट पॉइंट बी। पॉइंट बी के अबाउट भी निकालने को बोला है एंड अबाउट पॉइंट ए। बी के अबाउट, ए के अबाउट, दोनों के अबाउट निकालने का है। तो देखो अभी क्या करना। पहला आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट कौन से पॉइंट बोला है? बी अबाउट बोला है। निकलता है क्या देखो? वैरिनॉस थ्योरम की जरूरत है क्या? ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केयरफुली। अबाउट बी के अबाउट मूवमेंट निकालने के लिए वैरिनॉस थ्योरम की जरूरत है क्या? वैरिनॉस थ्योरम कब लगता है? जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं होता है। फोर्स पता है, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। रोटेशन पॉइंट पता है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है क्या? डायरेक्ट पता है ना 1.6, इसलिए वैरिनॉस थ्योरम की जरूरत नहीं है। सो फोर्स इज हाउ मच? 30 न्यूटन। डिस्टेंस इज हाउ मच? 1.6 मीटर। कितना आएगा देखो? 48 न्यूटन मीटर। क्या आएगा डायरेक्शन बताओ? पॉइंट भी फिक्स करो, इसके अबाउट रोटेट करना है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस आएगा, मतलब एक प्लस मतलब क्लॉकवाइज। आंसर लिख दिया मैंने, दिस इज आंसर नंबर 1। एक लाइन में पहला आंसर आ गया। अब क्या चाहिए? पॉइंट ए के अबाउट चाहिए। अब पॉइंट ए के अबाउट जब निकालोगे तो मुझे यहाँ से, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस डायरेक्ट पता नहीं है मुझे। ठीक है ना, और वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके करने का भी डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करो, वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करो और उसका मूवमेंट ले लो, उन दोनों कंपोनेंट्स का मूवमेंट ले लो। सो व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ द गिवन फोर्स अबाउट पॉइंट ए, रोटेशन कहाँ पे होना है? ए के अबाउट। तो क्या रहेगा ये? समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अबाउट पॉइंट ए। क्लियर है सबको? वैरिनॉस थ्योरम, दिस इज बाय व्हाट? वैरिनॉस थ्योरम। हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? हमें कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो 30 न्यूटन फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश करो। क्या करोगे? उसके लिए क्या लगेगा आपको? एंगल लगेगा, पी का एंगल लगेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, कोई भी एक डायरेक्शन से। तो यहाँ से मैं एक लाइन डालता हूँ, समझो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब देखो, ये अगर 45 है तो ये भी क्या रहेगा? 45 रहेगा। अपोजिट एंगल्स आर सेम। ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि टोटल कितना है? 90। तो मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 45। मतलब वर्टिकल से भी कितना रहेगा? 45 रहेगा। तो दोनों साइड से 45 है। जगह इधर है तो इधर लिखता हूँ मैं 45 डिग्री। हो गया।
अब मुझे क्या करना है, ये पी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है, इधर। तो यहाँ से मैं कॉस मतलब 45 की तरफ रोटेट करूंगा तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा कॉस, इधर जाऊंगा तो साइन, तो मतलब 30 कॉस 45 ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या मिली मुझे, 30 कॉस 45। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इधर जा रहा हूँ मैं 45 के अपोजिट जा रहा हूँ, तो 30 साइन 45। 45 के केस में सेम ही होता है, साइन कॉस दोनों सेम ही होते हैं, कोई भी ले लो। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, मूवमेंट लेना है, किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट लेना है। तो मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, तो पहला कंपोनेंट कौन सा लेता हूँ, चलो ले लेता हूँ, वर्टिकल ले लेता हूँ, 30 cos 45। 30 cos 45 लिख लिया, ब्रैकेट डाल के रेडी रखा, उसको मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन जो अभी मैंने निकाला था। इससे क्या करना है, ए से परपेंडिकुलर डालना है, तो ये डिस्टेंस लगेगा, ठीक है ना। ये कितना है बताओ, कैसे निकालोगे अभी इसको, इसके लिए क्या लगेगा, ये 1.6 पता है मुझे, ये राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये कितना है 1.6, एंगल कितना है 45, ठीक है। तो ये 1.6 cos 45 बन जाएगा, 1.6 cos 45, और ये वर्टिकल कितना आएगा 1.6 sin 45। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है डिस्टेंस के लिए, समझ रहे हो क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई किया मैंने, देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है, तो क्या आएगा 1.6 cos 45, 1.6 sin 45। तो ये डिस्टेंस मिल गया। तो हमें क्या चाहिए अभी, वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये फोर्स है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये 1.6 cos 45, तो इसको कितना लिखना पड़ेगा इधर 1.6 cos 45। ओके, नाउ सेकंड कंपोनेंट क्या आएगा मूवमेंट का, इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बाद में देखते हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला, तो ये फोर्स हो गया, उसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, देखो 1.6 इधर है ऑलरेडी, और ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 1.6 sin 45, तो 1.6 प्लस 1.6 sin 45, ये टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, दिस विल बी 1.6 प्लस 1.6 sin 45, प्रॉपर ब्रैकेट डालो, तो मतलब 1.6 कॉमन आ गया, तो 1.6 इंटू 1 प्लस साइन 45 कर लो, कितना है फाइंड इट, 2.73। तो ये डिस्टेंस कितना आता है 2.73, किसका डिस्टेंस है ये, साइन कॉम्पोनेंट का, 30 साइन 45। करो ये पूरा, अभी ये देखो देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट ये क्या है क्लॉकवाइज है, इसलिए प्लस लूंगा, ये भी क्या है क्लॉकवाइज है, तो दोनों प्लस लूंगा, तो फाइनल आंसर प्लस आएगा, तो उसका आंसर भी क्लॉकवाइज ही आएगा, मतलब टोटल मूवमेंट क्लॉकवाइज ही है। 30 cos 45 81.91, चेक दिस आंसर, न्यूटन मीटर लिखना पड़ेगा, प्लस आया मतलब क्लॉकवाइज, दैट इज योर फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नो चेक दिस, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ द टेंशन टी अबाउट पॉइंट पी एंड अबाउट पॉइंट ओ। अब हमें एक फोर्स का मोमेंट निकालना है दोनों पॉइंट्स के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट भी निकालना है, पॉइंट पी के अबाउट भी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, देखो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया ओ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ से पी, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं पता, तो रिजोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, मतलब वेरिनॉस थ्योरम तो यूज करना पड़ेगा। अब वेरिनॉस थ्योरम के लिए इस टी को क्या करेंगे, 500 को cos 20 sin 20, क्लियर है, चलो करो फटाफट। दिस वन विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट विल बी 500 cos 20 एंड द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 500 sin 20। अब मूवमेंट अबाउट ओ लेंगे तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, आई वांट टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ द गिवन फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो क्या करूंगा, वेरिनॉस थ्योरम यूज करूंगा, क्या रहेगा वेरिनॉस थ्योरम, मूवमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट, राइट, समेशन, सॉरी ये हो गया वेरिनॉस थ्योरम। तो अब करो समेशन, मतलब क्या, पहला कंपोनेंट ले लो, पहला कौन सा है हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ शुरू में, 500 cos 20, ये हो गया फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है 500 sin 20 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करो खुद, दोनों क्लॉकवाइज है, देखो यहाँ पे ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्या रहेंगे प्लस रहेंगे। अब बचा क्या, सिर्फ डिस्टेंसेस फाइंड करना। देखो मुझे बताओ क्या आएगा, ये डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना आएगा बताओ, हाउ मच विल बी दिस, ये कितना डिस्टेंस है, देखो ऑब्जर्व करो केयरफुली, ओ ए कितना है, रेडियस देखो ओ ए कितना है 0.5 मीटर है, तो 0.5 साइन 40, ये डिस्टेंस कितना आएगा 0.5 साइन 40, और ये कितना डिस्टेंस आएगा 0.5 cos 40, ठीक है। तो ये डिस्टेंस किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, 500 cos 20 के लिए कितना डिस्टेंस है 0.5 sin 40, सो आई विल राइट डाउन हियर 0.5 sin 40, हो गया, कितना निकाल भी लो वो लगेगा हमको, 0.5 sin 40, 0.3213, कितना आता है ये 0.3213 मीटर, ठीक है ना, हो गया। और ये डिस्टेंस कितना है वर्टिकल के लिए कितना रहेगा, ये फोर्स हो गया, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस मतलब क्या है 0.5 cos 40, 0.5 cos 40, 0.5 cos 40, जिनको नहीं समझा उसके लिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये 0.5 है, एंगल 40 है, तो ये क्या आएगा
0.5 साइन 40 और ये क्या आएगा 0.5 कॉस 40, ठीक है। तो डू इट, तो इट कम्स टू बी 216.50 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज प्लस है हमारे लिए, हमने प्लस को क्लॉकवाइज देते हैं तो आंसर आया प्लस, ये आंसर नंबर 1 हो गया। सिमिलर वेरिंगटॉन्स थ्योरम आपको क्या करना है, यूज करना है अबाउट पॉइंट पी। तो वेरिंगटॉन्स थ्योरम अबाउट पॉइंट पी क्या लिखूंगा मैं, मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्स अबाउट पॉइंट पी इज सेम एज समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ द गिवन द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट पी। तो इसको आपको खुद करना है, इसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ देखो ये कंपोनेंट का मोमेंट तो उतना ही है, अबाउट पी भी उतना ही है, अबाउट पॉइंट ओ भी उतना ही है डिस्टेंस, मतलब ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसके लिए यही डिस्टेंस आएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए अबाउट ओ ये इतना ही डिस्टेंस था, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, रेडियस ऐड करना पड़ेगा। ये क्या है, रेडियस है, तो ये जो हमारा 0.32 था उसमें रेडियस ऐड करो, ये डिस्टेंस टोटल बन जाएगा। तो 0.5 साइन 40 जिधर है इधर प्लस रेडियस करो, ये टोटल, तो और बाकी सब सेम रहेगा, वहां से आपको ये आंसर मिल जाएगा। डू इट एट होमवर्क, पॉज करो वीडियो को, खुद कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो मेरे साथ। क्या करना है, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस में आर ऐड करना है, रेडियस अबाउट पॉइंट पी ले रहे हैं ना इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 600 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट बी एज शोन इन फिगर। अभी हमें यार पॉइंट बी के अबाउट निकालना है, 600 फोर्स इधर है। पहला स्टेप क्या करेंगे, पहली कोशिश लाइन ऑफ एक्शन वहां से परपेंडिकुलर, ये पता है क्या डिस्टेंस, नहीं पता तो छोड़ दिया। फिर किसके पास जाएंगे, वेरिग्नॉस थ्योरम। वेरिग्नॉस थ्योरम में क्या करेंगे, 600 को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, 600 cos 46 करो फटाफट, और ये क्या बन जाएगा वर्टिकल 600 sin 46। वेरिग्नॉस थ्योरम अप्लाई करो, 600 sin 46 के लिए डिस्टेंस है 220, 600 cos 46 के लिए डिस्टेंस है 180। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, सिर्फ क्या करना है मीटर में आंसर डालना है। तो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्स अबाउट पॉइंट बी इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट समेशन अबाउट पॉइंट बी, वेरिग्नॉस थ्योरम। तो क्या आएगा देखो, पहला फोर्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल 600 cos 46, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया परपेंडिकुलर बी से, कितना आएगा परपेंडिकुलर 180 mm, मतलब 0.18 मीटर हो गया। और ये कौन सा डायरेक्शन, ये क्या डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो क्या लूंगा मैं इसको प्लस लूंगा। दूसरा कंपोनेंट क्या है 600 sin 46 वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर 220 mm, मतलब 0.22 मीटर। ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ये भी क्लॉकवाइज प्लस हो गया, और 0.22 मीटर उसका डिस्टेंस है। यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व इट। इट इज 169.97, आंसर प्लस आया इसलिए इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, न्यूटन मीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। दिस इज अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 200 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए एंड अबाउट पॉइंट बी ऑफ द ब्रैकेट एज शोन। अभी यहाँ पे ए के अबाउट भी निकालने को बोला है, बी के अबाउट भी निकालने को बोला है। दोनों के लिए पहला स्टेप क्या है, सेम ही है, उसको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 200 को क्या करेंगे 200 cos 40 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, पेंसिल को रखो उसके ऊपर, खुद करो 200 cos 40, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा 200 sin 40। अब क्या करना है, वेरिग्नॉस थ्योरम यूज करो, अबाउट पॉइंट ए ले लो पहले। तो क्या आएगा वेरिग्नॉस थ्योरम अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अबाउट पॉइंट ए। तो करो चलो फटाफट, पहला कंपोनेंट लिख लो, ब्रैकेट में डाल दो। पहला कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल 200 cos 40 हो गया। उसका क्या करना है, अबाउट ए के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर, ये हो गया, कितना डिस्टेंस है ये 4 मीटर, तो ये 4 मीटर हो गया। क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा जा रहा है ना, ये इस तरह से आगे जा रहा है, तो पॉइंट ए को इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज हो गया, तो प्लस ले लूंगा। दूसरा कंपोनेंट 200 sin 45, सॉरी 200 sin 40, उसका डिस्टेंस कितना है देखो, ये हो गया 200 sin 40, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रोटेशन, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या हो जाएगा 10 मीटर आएगा। इसको रोटेट करूंगा तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको माइनस ले लूंगा। बी केयरफुल हियर एंड सॉल्व इट। तो फाइनल आंसर इज -672.74 न्यूटन मीटर। तो ये क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्योंकि माइनस है। सिमिलरली यू हैव टू डू वेरिग्नॉस थ्योरम अबाउट पॉइंट बी। क्या आएगा, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट पॉइंट बी। और आसान क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट बी के अबाउट लेना है, तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो क्या आएगा, उसका डिस्टेंस क्या आएगा 4 मीटर आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो 200 cos 40 इंटू 4, 200 cos 40 इंटू 4 क्या हो गया, क्लॉकवाइज है, पॉइंट बी को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये प्लस आ जाएगा। और ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट किसमें से पास हो रहा है, पॉइंट बी से में से ही पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है ना, तो ये वाला, तो उसका मूवमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं, +0। सो दैट इज द आंसर।
प्लस आंसर है इसलिए आंसर क्या आएगा न्यूटन मीटर, प्लस इसलिए क्लॉकवाइज 200 cos 40 into 4 612.84 Newton meter clockwise. That is answer number 2. So that is how we have found the moment about A and moment about B. Clear? Now let us see this last question. इसमें क्या है देखो, if the resultant moment about point A is, about A करना है ना, moment of the force about point A is equal to what? Summation of moment of all its components about point A. ठीक है, अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में देखो कि रिजल्टेंट मोमेंट इज 4800 क्लॉकवाइज, मतलब हम क्लॉकवाइज तो प्लस लेते हैं तो इधर प्लस रखेंगे इसको 4800 न्यूटन मीटर। इसकी वैल्यू हमको दे दी है, फाइनल आंसर हमको दे दिया है और हमको बोला है कि भाई F3 फाइंड करो, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ F3। ये तीन फोर्सेस कॉम्पोनेंट्स है, इनका मिलके जो रिजल्टेंट बनेगा, मतलब ये टोटल फोर्स रहेगा, उसके ये तीन कॉम्पोनेंट्स है। कौन है? F1 F2 F3। यस, ये इसके तीन कॉम्पोनेंट्स है। तो इनका मूवमेंट मुझे बताओ, इनका समेशन करके कितना आता है? 4800 आता है। तो F1 निकालो, तो क्या करोगे भाई? पहले तो अभी इनको उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है? इनको क्या करो, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिवाइड करो एंड देन उनके सबके मूवमेंट्स का समेशन लेके इधर डाल दो, ठीक है? और इक्वेट करो, उसमें सिर्फ F3 अननोन रहेगा, वो निकल जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो क्या हो जाएगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया F1 मतलब कितना है? वैल्यू लिख लो यहाँ पे। F1 कितना है भाई? 300। तो 300 cos 30, ये क्या है? 300 sin 30। इसका काम हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट बताओ। इस तरह से रोटेट करूंगा तो इधर जाएगा, तो 400 sin 40, 400 sin 40, और ये क्या बन जाएगा? 400 cos 40। इसका जो F3 का क्या दिया है? एंगल दिया नहीं है। एंगल देने के लिए कुछ ट्रायंगल दे के रखा है, इस तरह से दिया है एंगल। ये एक मेथड होता है एंगल देने का, 3 4 5 का ट्रायंगल है वो। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? ये tan थीटा देखो, ये अगर थीटा मानता हूं मैं, तो tan थीटा 3/4 आएगा। सो थीटा इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 3/4। करो ये, थीटा इज व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 3/4, 36.87 डिग्री। ये इसका एंगल दिया है F3 का। तो हमने वर्टिकल से थीटा निकाला है। तो अगर वर्टिकल से थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट cos आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट sin आएगा। सो दिस कंपोनेंट विल बी sin, सो F3 sin ऑफ 36.87। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? cos आएगा, क्योंकि एंगल हमने कहाँ से निकाला है? वर्टिकल से निकाला है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? F3 cos 36.87, ठीक है? एंड देन नाउ विल राइट डाउन द मूवमेंट इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है? जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सबका एक एक का मूवमेंट लेते जाना है। पहला देखो 30 sin 30 किस में से जा रहा है? A में से जा रहा है, तो उसका मूवमेंट 0 हो गया। फिर कौन है? 30 cos 30, 300 cos 30, वो क्या है? क्लॉकवाइज जा रहा है, तो प्लस लूंगा, प्लस फोर्स को लिख लिया 300। कितना डिस्टेंस है उसका? ये लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस 2 हो गया। पहला फोर्स का काम पूरा। आगे जाओ। अभी ये 400 cos 40 हॉरिजॉन्टल है, मतलब वो A में से जा रहा है, उसका मूवमेंट क्या हो गया? 0। कौन बचा? 400 sin 40, तो फोर्स को लिख लिया मैंने 400 sin 40। उसका डिस्टेंस कितना आएगा? A से 3 + 2 5, क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लस। तीसरा जाओ आगे। अभी यहाँ पे क्या है? F3 sin 36, F3 sin 36, ये इस तरह से जा रहा है, तो ये माइनस में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस F3 sin 36.87। डिस्टेंस कितना आएगा उसका? ये लाइन ऑफ, ये रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, परपेंडिकुलर ये आएगा। ये डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। आगे ये रोटेशन, ये वर्टिकल फोर्स नीचे जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो F3 cos 36.87 क्लॉकवाइज है। उसका डिस्टेंस कितना आएगा? F3, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो कितना आएगा? 5 मीटर। अभी इसको क्या करना है? उस पूरे इक्वेशन में, इंटायर इक्वेशन में F3 अननोन है, आपको कैल्सी में जाना है, उसको एज इट इज टाइप करना है, F3 को रिप्लेस करना है x से और शिफ्ट सॉल्व करना है। ये कैसे करते हैं, ये अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाओ, आपको वहाँ पे क्या हाउ टू यूज़ द कैलकुलेटर, वो वीडियो दिख जाएगा, उसको देखो। मैकेनिक्स के लिए पर्टिकुलरली कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन सॉल्वर, कैसे यूज़ करना है, उसमें मैंने डिटेल में दिखाया है। वहाँ से वो देख के फिर आप ये समझ सकते हो कि इसको कैल्सी से कैसे सॉल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई करके भी आप कर सकते हो, टाइम लगेगा। कैल्सी से डायरेक्ट हो जाएगा, एज इट इज टाइप करना है, शिफ्ट सॉल्व करना है, F3 का आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। मैं आपके लिए करके दे रहा हूँ। 1871.78 1871.77 न्यूटन। किसका वैल्यू आया? मुझे F3 का वैल्यू आया। दैट इज योर आंसर। सो इन दिस सेशन वी हैव कवर्ड हाउ टू रिजॉल्व अ फोर्स इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज वेरिंगटन्स थ्योरम। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हमें आपका फीडबैक जरूर बताइए। अगर आप इसको quantum.next ये हमारे ऐप पे देख रहे हो तो आपको दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको ये कैसा लगता है लेक्चर सीरीज, हमें जरूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।